ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का एक और फ्रेश लेक्चर मैं आपके सामने लेके प्रेजेंट हूं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए, प्रीवियस हमारा जो लेक्चर वीडियो था वहां पर हमने बात की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फोर्सेस हैं जो हमें पुश या ड्राइव करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेगा जहां पर वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें रोकते भी हैं चेंज लेके आने से, या हम ऐसा कह सकते हैं देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि अपोज करती है चेंज का। देखिए, ऐसा होता है या कई बारी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि हर एक चेंज जो है वो पॉजिटिव नहीं होता या उनके लिए फेवरेबल नहीं होगा। इस आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इस बिलीफ के ऊपर अगर एम्प्लॉयज एम्फसाइज करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कहीं ना कहीं दे गेट इन अपोजिशन, है ना, वो कहीं ना कहीं अपोज करते हैं चेंज को। तो अगर मैं रेजिस्टेंस टू चेंज की बात करूं, रेजिस्टेंस ये जो वर्ड है आपने फिजिक्स में इस टर्म को सुना होगा। जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी की या करंट की तो वहां पर टर्म यूज की जाती है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्ट करना मींस रोकना। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को जो हिंडर करे, उस प्रोसेस को जो रोके, वो सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टू चेंज के अंदर कवर किए जा सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस टू चेंज refers to all those factors जो कि कहीं ना कहीं they act as barrier या obstacle, है ना। तो जो भी रुकावटें या व्यवधान, जो प्रॉब्लम्स, जो बैरियर्स हमें फेस करने को मिलते हैं while implementing और bringing about some change in the organization, उनको हम resistance to change कह सकते हैं। अब रेजिस्ट क्यों करते हैं? जब भी मैं बात करता हूं एम्प्लॉइज किस कारण से कोई भी अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई कुछ एक चेंज ऑर्गेनाइजेशन में अंदर लेके आता है, मान लीजिए कोई पॉलिसी चेंज होती है या कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, कोई मेथडोलॉजी चेंज होती है, तो इन सभी के पीछे ऐसे क्या रीजंस हैं जो हमें उस चेंज को वेलकम करने से रोकते हैं, या हम ऐसा कहें जो हमें फोर्स करते हैं कि हम उस चेंज के अगेंस्ट जाए, उस चेंज को अपोज करें। आप देख सकते हैं यहां पर हमने दो कैटेगरीज में रीजंस मेंशन किए हुए हैं, व्हाई डू पीपल रेजिस्ट टू चेंज। पहला है इंडिविजुअल रीजन और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल रीजन। अगर मैं इंडिविजुअल रीजन की बात करूं, पहला चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक रीजन है वो है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कंफर्ट जोन होता है ना। जब भी हम एक सेट पैटर्न पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें हैबिट हो जाती है। जब हमें किसी चीज की हैबिट हो जाती है और ऑल ऑफ अ सडन अगर हमारे उस रूटीन को कोई ब्रेक करने की बात करें तो कहीं ना कहीं हम उसको अपोज करेंगे ही। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज हैबिट। एज अ रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट हम चीजों को चेंज होने से रोकते हैं या उनका अपोजिशन करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है सेंस ऑफ, यहां पर वैसे इनसिक्योरिटी आना चाहिए, एग्जैक्टली वो सिक्योरिटी नहीं होगा बल्कि इनसिक्योरिटी। हमारी इनसिक्योरिटीज के चलते हम चेंज नहीं होंगे। हमें लगता है कि मे बी मेरा कुछ किसी तरह से नुकसान हो जाएगा, अगर कोई चेंज आता है तो हो सकता है कि मेरी जॉब प्रोफाइल के अगेंस्ट या मेरे कुछ हार्श एक्शंस ले लिए जाएं।
अगर मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगा तो आई विल बी आउट ऑफ द या आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस तरह की जो सारी चीजें होती हैं लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स जॉब सिक्योरिटी। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर हमारे अंदर आ जाता है तो उसके चलते भी हम अपोज करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो एक ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही ये इस तरह की न्यूज वर्कर्स के बीच में जाएगी तो दोज इंडिविजुअल्स हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद द न्यू वर्किंग या जो एक पेडागोगी होगा काम करने का उसके साथ। सो उसके चलते दे विल रेजिस्ट, है ना। तो रेजिस्टेंस का एक कारण जो है वो ये भी हो सकता है कि इनसिक्योरिटी। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकता है कोई चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो उसके चलते मुझे अगर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट किसी चीज से हो रहा है और एज इंट्रोडक्शन ऑफ सम न्यू थिंग्स अगर वो बेनिफिट्स मुझसे ले दिए जाते हैं तो उसके चलते भी मैं उसको रजिस्ट करूंगा। तो अगर कहीं मुझे कोई किसी तरह का एक बेनिफिट नजर आएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, अगर होगा तो आई विल वेलकम दी चेंज, और अगर नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाऊंगा और रजिस्ट करूंगा। देन फियर ऑफ अननोन। अगर मैं लाइक प्रेडिक्शंस पे जाऊं तो नथिंग इज सर्टन, है ना। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम भविष्य वक्ता तो है नहीं, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स या अदर थिंग्स जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हो या लाइक हम एंटिसिपेट ही कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उस चीज का कहना कि कौन सी चीज कहां कैसे फिट होगी नहीं होगी। एक चीज होती है फियर ऑफ अननोन, क्या होगा, जो नहीं है उसके बारे में हम चिंता करते हैं और ठीक है ना, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स को हम कंसीडर करते हुए कई बार क्या करते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम एक डाउट या डायलेमा में जो है हम उस डाउट के या डायलेमा के चलते रेजिस्ट करते हैं, फियर ऑफ अननोन। एंड फाइनली सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। पार्शियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम डिसीजंस लेने जाएंगे, अगर हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट सिनेरियो नहीं होगा, अगर प्रॉपर असेसमेंट उस चेंज से रिलेटेड हमारे पास नहीं होगा, कितना क्या इंपैक्ट होगा उस चेंज का इंडिविजुअल की वर्किंग के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल जो है उसके अगेंस्ट जाते हैं और रेजिस्ट करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं है, किसी तरह से एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन अगर है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर आपके पास नहीं आ पाती है, या अगर आप उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उसके चलते भी आप रेजिस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस जो कि एक इंडिविजुअल से एसोसिएटेड है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस की बात करूं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन रीजंस भी हैं, जिसमें पहला है आपका लिमिटेड फोकस ऑन चेंज। कई बारी ऑर्गेनाइजेशन का लाइक मैनेजमेंट का या इवन जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं उनका कंसर्न उस चेंज के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो हम बहुत कम फोकस करते हैं उस चेंज के ऊपर। लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इग्नोर कर लेते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं, उसके चलते रेजिस्टेंस आ सकता है। देन कम्स स्ट्रक्चरल इनर्शिया और एक और है ग्रुप इनर्शिया। इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूं, लाइक एक तरह का कंफर्ट स्टेट, तो जहां पर भी बैलेंस होता है, हम चाहते हैं कि बैलेंस मेंटेन करके चलें। आपको ऐसा लगता है कि वो बैलेंस जो है गड़बड़ा सकता है, चाहे हम हिरार्की की बात करें, चेंज लेके आने से वो जो मेरी हिरार्की है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ नई जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, कुछ मुझे प्रोफाइल्स फिल करनी पड़ेंगी, कुछ लोगों को हो सकता है मुझे लाइक सिस्टम से आउट करना पड़े, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि न्यू स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठते, उनको कहां कैसे मुझे एडजस्ट करना हो, तो वो सारी चीजें होती है। तो सिंस मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ जाता है स्ट्रक्चर को लेके, एट द सेम टाइम जो ग्रुप है जो कि एक लंबे समय से साथ में काम करते आया है, उनके अंदर एक कोहेसिवनेस है, और जब भी चेंज की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि इस ग्रुप को
ठीक है ना। जो ग्रुप एक लंबे समय से साथ काम करते आया है, वो भी, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा लाइक बॉन्डिंग जो है, हमारा बॉन्ड जो है वो ब्रेक ना हो जाए, हमें किसी दूसरे ग्रुप में ना डाल दिया जाए। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी है। तो ग्रुप का जो पेस है, ग्रुप के मेंबर्स की जो बॉन्डिंग है, उनका जो कोहेसिवनेस है, उसका भी बैलेंस बिगड़ सकता है। तो जब मैं स्ट्रक्चरल और ग्रुप इनर्शिया की बात करता हूं, तो वो बैलेंस या किसी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर और ग्रुप लेवल पे इम्बैलेंसेस ना आए, उसके चलते भी रेजिस्टेंस होता है। देन थ्रेट, बट ऑब्वियस है, एक डर हमारे अंदर रहता है कि चेंज आने से हमारा लाइक इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया, ये चीजें इंट्रोड्यूस हो गई, मान ले कोई लाइक पॉलिसी है, कोई नई पॉलिसी आ गई, तो उससे मेरा कोई हम कह सकते हैं कि मेरा एक्सपर्टीज अगर उस चीज से एसोसिएटेड नहीं, तो मुझे लगेगा कि वो मेरे एक्सपर्टीज के लिए थ्रेट है। ठीक है, तो थ्रेट टू एक्सपर्टीज, थ्रेट टू पावर एंड थ्रेट टू रिसोर्स एलोकेशन। इस चीज के आने से हमारे बेनिफिट्स चले जाएंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेज आते हैं वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। एक थ्रेट, अगर एक डर रहेगा आपको कि किसी तरह से भी नेगेटिवली उस या कुछ नेगेटिव रिपरकेशंस आपको उस चेंज के मिलेंगे, तो उसके चलते भी, बट ऑब्वियस है, जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इन जनरल जितने भी मेंबर्स होंगे, वो उस चीज को वेलकम नहीं करेंगे और उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो चेंज को रजिस्ट करने के ये सारे इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस हैं। नो डाउट जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो वैसे ही इन रीजंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं, जिनको यूज करके हम इस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या टूल्स एज ए मैनेजर आपके पास होते हैं, जिससे कि आप इस रेजिस्टेंस को फेस कर सकते हैं और वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की तरफ से आने वाले रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। पहली चीज है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, लेक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हम उनको कम्युनिकेट करें कि व्हाटसोएवर इज बीइंग डन, ठीक है, जो भी किया जा रहा है इट इज फॉर देयर बेटरमेंट। कौन किससे क्या बेनिफिट ले पाएगा, चेंज जब इंट्रोड्यूस होगा तो उससे किसको क्या फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, इंडिविजुअल लेवल पे वर्कर्स को क्या फायदा होगा, किस पर्पस से वो चेंज किया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो प्रिसाइजली उनको कम्युनिकेट की जाए। ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए एंड साथ ही साथ उनको प्रिपेयर किया जाए, है ना, बाय द मींस ऑफ एजुकेटिंग देम। उनको अवेयरनेस लाके उनको अगर हम मेंटली प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्कर्स जो है वो, एम्प्लॉइज जो है वो सारे आपके फेवर में होंगे और चेंज को वेलकम करेंगे। दूसरा, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, चेंज का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर आप एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वो एग्री करेंगे। लोगों को लाइक ये नहीं लगना चाहिए कि उनसे कोई चीज छुपाई गई है। ठीक है, तो जहां पर इस तरह के थॉट्स एम्प्लॉइज के अंदर आ जाते हैं, डेफिनेटली वो रजिस्ट करने के लाइक उस शेल में जा सकते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी मच नीडेड कि हम क्या करें, उनको साथ लेके चलें, उनको इन्वॉल्व करते हुए और फिर चेंज को इंट्रोड्यूस करें। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, जहां जहां जो जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जो हेल्प उनको चाहिए, जो असिस्टेंस उनको चाहिए, वो हेल्प और असिस्टेंस हम उनको दें, हम उनको पूरा सपोर्ट करें। नई जो सेटिंग्स होंगी, जो एक चेंज सिनेरियो होगा, उस चेंज सिनेरियो के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर वो अकोमोडेट कर पाए, एडजस्ट हो पाए, तो उतना जो है उनको एक रूम हम प्रोवाइड करें, उनको हम पूरी तरह से सारी चीजें लाइक मटेरियलिस्टिक सपोर्ट प्लस साइकोलॉजिकल या इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें। फिर नेगोशिएशंस
हम उनके साथ बार्गेन करें, हम जानने की कोशिश करें कि वो क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, और जो भी उनका कंसर्न होता है या जो भी उनका उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें, और बाय एनी मींस अगर हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं बाय ऑफरिंग देम समथिंग, है ना, तो हम उनके साथ उस तरह के कुछ डीलिंग्स करें, कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर, कुछ बेनिफिट्स को लेकर हम उनके साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और बेस्ड ऑन दैट नेगोशिएशन के चलते हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। देन मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन, थोड़ा सा अनएथिकल जाता है, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है, अनएथिकल भी होता है, बट हाँ जब आप बात करते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर, ऐसा कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और बिजनेस कुछ लोगों के लिए वो लव जैसा होता है, कुछ लोगों के लिए वार है। जो लोग उसको कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ देखते हैं वो उनको वो हमेशा से वॉर लगता है। और जब मैं वहां पे बात करता तो हुक और क्रुक, बाय हुक और क्रुक आपको रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो उसके चलते कई बार हम क्या करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं, बदलते हैं, लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम डालते हुए लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन इज आल्सो वन ऑफ द मेथडोलॉजी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। एंड फाइनली जहां पर बात से बात नहीं बनती है तो वहां पर हमें थोड़ा सा डराना धमकाना पड़ता है। लाइक जब थ्रेट करने की बात आती है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो मैनेजमेंट है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो इस टूल को भी यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। दे यूज टू थ्रेटन द वर्कफोर्स, अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करेंगे, अगर आप इस चेंज को नहीं आने देंगे, देन वी विल फायर यू, ठीक है, या फिर आपके जो है बेनिफिट्स आपसे ले लिए जाएंगे। देयर कुड बी लॉट मेनी थिंग्स, है ना, जिसका कि आप डर लोगों के अंदर क्रिएट कर सकते, तो डरा के एक चीज ये भी जो रेजिस्टेंस है उसको हम डरा के भी दूर कर सकते हैं। सो दीज आर दी फ्यू टैक्टिक्स जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। सो रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर हम वापस से थोड़ा सा रिकॉल करें, रेजिस्टेंस टू चेंज वो सारे फैक्टर्स जो कि अगेंस्ट काम करते हैं रेजिस्टेंस चेंज के, तो चेंज को आने से जो आपको रोके वो सब रेजिस्टेंस टू चेंज है। रेजिस्टेंस टू चेंज की अगर मैं बात करता हूं, देयर वुड बी टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, एक इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो सकता है। क्या क्या रीजंस होते हैं वो रीजंस हमने इस लेक्चर वीडियो में शेयर किए, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आप रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो में देखा था। सो एक नए टॉपिक को एक नए लेक्चर वीडियो में हम फिर से कवर करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।